नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 12 मई 2023 को कई जजमेंट्स प्रोनाउंस किया है, जिसमें पार्ट 1 में हम एक वीडियो बना चुके हैं, एक जजमेंट और लेकर आए हैं हम आपके समक्ष। ये एक रिपोर्टेबल जजमेंट है जो कि सिविल अपील नंबर 6301 ऑफ 2013 का है। ये सर्विस मैटर से रिलेटेड एक मैटर है और इसमें जो पिटिशनर है उन्होंने रिट पिटिशन का जो ऑर्डर था जो कि डिसमिस हो गई थी इनकी पिटिशन, तो उसको चैलेंज किया था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। फैक्ट्स ये थे कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक पोस्ट पे काम कर रहे थे यहाँ पर जो पिटिशनर है, तो फिर उनके वो एक दूसरे कंट्री में चले गए थे और कोई परमिशन लिया नहीं था, तो फिर इनके डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई थी और वहाँ पे कुछ टाइम के लिए ज्वाइन किया उन्होंने, फिर वापस चले गए और इसके बाद जो डिसमिसल हो गया, फिर उसको चैलेंज किया गया ट्राइब्यूनल में और ट्राइब्यूनल ने जो डिसमिसल को कंफर्म कर दिया, हाई कोर्ट ने भी कंफर्म कर दिया और बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट में आए और सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, आइए हम इसके फैक्ट्स को और थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये था जजमेंट ये कि एक रिट पिटीशन नंबर थी जो कि अनसक्सेसफुल हुई थी, जो डिसमिसल ऑफ सर्विसेज थी, क्योंकि यहाँ पर बताया है कि चैलेंज ये ग्राउंड पे किया था कि बिना इंक्वायरी के और इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट पे ये डिसमिसल किया गया था, तो बिना इंक्वायरी के की गई थी। तो स्पेशली पिटीशन जो है, जो जजमेंट आई थी 16 जनवरी 2012 में आई थी हाई कोर्ट ऑफ केरला, अब उसको चैलेंज किया गया था और उस हाई कोर्ट ने जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की एर्नाकुलम ब्रांच थी उसको कंफर्म कर दिया था ऑर्डर। और अब फैक्ट्स क्या थे इस केस के, फैक्ट्स पे हम आते हैं। फैक्ट्स ये थे कि अपीलेंट जो है एक साइंटिस्ट की पोस्ट पे काम कर रहे थे, जो कैटेगरी जो थी वो ग्रुप ए पोस्ट था और एक PSSC एक स्पेस सेंटर है वहाँ पर काम कर रहे थे तिरुवनंतपुरम में, और 1992 में 1992 को ज्वाइन किया था। फिर उसके बाद उनकी प्रमोशन हो गई थी 1999 में और उसके बाद 2002 में एक इनवाइट किया था उनको एक हेड ऑफ द स्कूल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक साउथ कोरिया में कि पोस्ट डॉक्टर ट्रेनिंग ज्वाइन करें और असिस्ट हिम फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए उनको असिस्ट करें। और क्योंकि एक अपीलेट एक वेल नोन एक्सपर्ट है ऑन द स्टार्टिंग एंड द ट्रांजिएंट फ्लोज ऑफ द सॉलिड रॉकेट मोटर्स पे, अपीलेंट ने सैबेटिकल लीव्स थी उसके लिए अप्लाई किया था, लेकिन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जो अप्रूव नहीं की थी लीव को और रिकमेंड नहीं किया था इस लीव को, और इसलिए कि एक्सीजेंसीज ऑफ सर्विसेज के कारण कि ये लीव को उनको अलाउ नहीं किया था। फिर उसके बाद अपीलेंट ने 9 डेज की अर्नड लीव ली और पर्सनल ग्राउंड्स पे, फिर उसके बाद साउथ कोरिया चले गए। फिर ईमेल भेजा कि इंटीमेट कर दिया डिविजनल हेड को, क्योंकि ग्राउंड ये बताया कि डिले हुई है इन प्रोसेसिंग ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ लीव, तो ये साउथ कोरिया चले गए हैं पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च के लिए और साउथ कोरिया में। अपीलेंट ने एक लीव एप्लीकेशन भेजी 89 डेज की ईमेल की। ईमेल्स जो थी एप्लीकेंट को इन्फॉर्म किया कि उनकी जो लीव है सैंक्शन नहीं की गई है और ड्यूटी पर रिपोर्ट करें 11 सितंबर 2003 को। रिस्पोंडेंट को बाद में ऑर्गेनाइजेशन को पता चला कि उन्होंने एक टेक्निकल पेपर पब्लिश किया है जिसमें वो फर्स्ट ऑथर है, जो कई और दूसरे को ऑथर्स भी थे उसमें 39th अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स AIA, एक जॉइंट प्रोपल्शन कॉन्फ्रेंस हुई थी USA में जो जुलाई 2003 में बिना किसी स्पेसिफिक अप्रूवल लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट किया गया उनके ऊपर और चार्जशीट किया गया 19 दिसंबर 2003 को कि अनऑथराइज्ड एब्सेंस हुई है और पब्लिकेशन ऑफ पेपर्स किए हैं बिना किसी ड्यू प्रोसीजर को फॉलो किए, बिना किसी अप्रूवल लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के। अपीलेंट ने रिजॉइंड की ड्यूटी 23 जनवरी 2004 को। फिर उसके बाद फिर साउथ कोरिया चले गए मार्च 2004 में बिना इंफॉर्मेशन दिए ऑर्गेनाइजेशन को और बिना परमिशन लिए। प्रीलिमिनरी हियरिंग को डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी अटेंड की और चूजन इसके बाद फर्दर प्रोसीडिंग्स पे उन्होंने पार्ट नहीं लिया, इसलिए जो इंक्वायरी थी वो एक्स पार्टी ट्रीट की गई और इंक्वायरी रिपोर्ट ने चार्जेस थे प्रूफ एज प्रूव्ड सबमिटेड करते हुए इंक्वायरी ऑफिसर ने जो है रिपोर्ट सबमिट कर दी।
और इसके बाद 2 ओरिजिनल एप्लीकेशंस भी फाइल किए गए और इंडिया आए और 18/4/2004 को रीजॉइन की ड्यूटी को। और फिर इसके बाद फिर साउथ कोरिया चले गए 28 मई 2004 को बिना किसी परमिशन लिए अथॉरिटी से। और फिर इसके बाद 13/7/2004 को सस्पेंड कर दिया गया उनको सर्विसेज से, जब डिसिप्लिनरी एक्शन पेंडिंग था। और उसके बाद 11 अगस्त 2007 को अपीलेट को डिसमिस कर दिया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2003 अंडर क्लॉज 3 ऑफ रूल 16 ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एम्प्लॉइज रूल्स क्लासिफिकेशन एंड कंट्रोल्स रूल्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में इन्होंने CCA रूल्स कहा है कि हेयर इन आफ्टर रेफर टू एज शॉर्ट CCA। 13/8/2007 को अपीलेंट को कहा कि वो रिफंड करें सबसिस्टेंस अलाउंस जो भी इन्होंने ड्रॉ किया है 1 सितंबर 2003 से, और क्योंकि उनके डिसमिसल 1 सितंबर 2003 से हुआ। अपीलेंट ने OA फाइल की, ओरिजिनल एप्लीकेशन कैट में फाइल की, क्वैशमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ डिसमिसल सर्विसेज और डायरेक्शन जिसमें डायरेक्शन भी दिया था कि सबसिस्टेंस अलाउंस 1 सितंबर 2003 से बाद लिया, फिर रीइंस्टेट करने के लिए बोला था फॉर, अब उन प्रेयर में मांगा था कि रीइंस्टेट कर दी जाए। लेकिन जो ऑर्डर आया कैट का 30 सितंबर 2008 को कि ट्राइब्यूनल ने पार्शली अलाउ की, ऑर्डर ऑफ डिसमिसल था उसको सस्टेन कर दिया, लेकिन जो रेट्रोस्पेक्टिवली जो बताया था कि 1 सितंबर 2003 से जो सबसिस्टेंस अलाउंस का बात किया था कि यहाँ से टर्मिनेशन हुआ, इसको कोर्ट ने कहा कि इसको रेट्रोस्पेक्टिवली को अन्यूल्ड कर दिया, मींस कैंसिल कर दिया। और कोर्ट ने कहा कि जो डेट ऑफ ऑर्डर जो है वो 11/8/2007 होगा, वो मींस आगे की तरफ होगा, बैक से नहीं होगा। और अन्यूलमेंट जो थी रेट्रोस्पेक्टिवली जो हो चुका था, इसलिए कोई सबसिस्टेंस अलाउंस की रिकवरी नहीं की गई। और प्रेयर ऑफ रीइंस्टेटमेंट थी वो तो रिजेक्ट हो चुकी थी। अपीलेंट ने और ऑर्गेनाइजेशन ने, फिर दोनों ने ऑर्डर को चैलेंज किया हाई कोर्ट में, दोनों ने रिट पिटीशंस फाइल की। और जो ऑर्गेनाइजेशन ने रेट्रोस्पेक्टिवली का जो अन्यूलमेंट किया था उसको चैलेंज किया, और पिटीशनर ने जो टर्मिनेशन किया था कि रीइंस्टेटमेंट जो नहीं किया है उसको चैलेंज किया। अपीलेंट ने रिट पिटीशन जो थी वो फाइल की थी डिसइंक्लाइनेशन ऑफ द क्वेश्चन और हाई कोर्ट ने जो थी रिट पिटीशन थी वो डिसमिस कर दी पिटीशनर की, और जो अपील फाइल की गई स्पेशल लीव पिटीशन द्वारा जो थी। और फिर जो हाई कोर्ट ने जो दूसरी जजमेंट दी थी वो उनकी भी रिट पिटीशन थी ऑर्गेनाइजेशन की, उसको भी डिसमिस कर दिया। और जो कॉन्सिक्वेंटली जो ऑर्डर था कि जो कि इफेक्ट दिया था कि मॉडिफाइंग द ऑर्डर जो फ्रॉम द डेट ऑफ इफेक्ट ऑफ द सेम, तो इसके बाद वो रिट पिटीशन को भी डिसमिस कर दिया था। जो अब यहाँ पर सबमिशंस दिए, सबमिशंस देने के बाद रूल्स के बारे में बताया कि ऐसे अब कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशंस क्या दी, हम उस पर ही आते हैं सीधा, क्योंकि काफ़ी लंबी 46 पेज की जजमेंट है ये, और दोनों पार्टीज ने अपने अपने सबमिशंस दिए, फैक्ट्स हम यहाँ पर जो बता दिए गए हैं। काफ़ी डिटेल इन ऑब्जर्वेशंस आया था इस जजमेंट पे, और कंटेंशंस सुनने के बाद दोनों पार्टीज की जो सबमिशन सुनने के बाद अब कोर्ट ने कहा कि अब हम इससे जो कॉल आउट करते हैं इंडिस्प्यूटेबल और अनडिस्प्यूटेड फैक्ट्स क्या थे। और यहाँ पर बताया कि अपीलेंट एक साइंटिस्ट थे, इंजीनियर हैं तिरुवनंतपुरम DSSC में जो ऑफ ISRO। सैबेटिकल लीव्स थी 1 ईयर्स की अप्लाई की थी, रिकमेंड किया था कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कि वो एक्सीजेंसीज और सर्विसेज में उनकी लीव अप्लाई नहीं की। उसके बाद वो अर्न लीव लेके चले गए 9 दिन की पर्सनल ग्राउंड्स पे, फिर साउथ कोरिया चले गए। साउथ कोरिया में ईमेल भेजा और डिविजनल हेड को कि वो साउथ के पोस्ट डॉक्टर रिसर्च करने आए और असिस्ट करने आए हेड ऑफ स्कूल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एप्लीकेशन जो थी वो सैंक्शन ही हुई थी 89 डेज की, और कहा कि वो आके ड्यूटी पर ज्वाइन करें। ड्यूटी पर ज्वाइन उसके बाद उन्होंने एक पेपर को पब्लिश किया एज ए फर्स्ट ऑथर
अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स में, और रिजॉइंड की ड्यूटी को, और फुल नॉलेज थी कि एप्लीकेशन जो थी वो सेंक्शन नहीं हुई थी, बिना किसी इन्फॉर्मेशन लिए और परमिशन लिए ऑर्गेनाइजेशन को गए थे, ज्वाइन किया फिर उन्होंने 18 मई को, फिर उसके बाद फिर साउथ कोरिया चले गए। तो फुल फैक्चुअल एस्पेक्ट्स जो निकल के आए हैं कि बिना परमिशन के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के वो साउथ कोरिया चले गए, और फिर उन्होंने असिस्ट किया हेड ऑफ स्कूल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और जो कि एक स्ट्रेटेजिक रिसर्च डेवलपमेंट सब्जेक्ट था ISRO में, और कॉन्टेक्सचुअल सिचुएशन में नेक्सस को रेफर किया P1 से P4। P1 जो लेटर था वो वहाँ के साउथ कोरिया के प्रोफेसर ने लिखा था, जो कि प्रोड्यूस्ड बाय द अपीलेंट ने किया था, नेचर ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट क्या था वो बताया था। नेक्स्ट A4 जो था वो रिवील करता था कि रिपीटेड एडवाइस दी थी अपीलेंट को कि वो कांटेक्ट ना करें एक्सटर्नल एजेंसी को, साउथ कोरिया को, बिना परमिशन और प्रिपेयर्ड अथॉरिटीज से। तो फिर इंडिस्प्यूटेबल फैक्ट्स ये निकल गया है कि परसिस्टेंट डीलिंग्स करने के बाद यूनिवर्सिटी की उन्होंने इग्नोर कर दिया इंस्ट्रक्शंस को, और इस सर्कमस्टांसेस पे फॉरेन एजेंसी को कांटेक्ट करना, इग्नोरिंग की वो एक रिस्पॉन्सिबल साइंटिस्ट है ISRO को, ये सेंसिटिव और स्ट्रेटेजिक रिसर्च डेवलपमेंट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर सस्पिशियसली व्यूड किया जाता है तो ये एक्सपोजर होता है ISRO क्रिटिकल रॉकेट टेक्नोलॉजीज को, तो ये सीरियस कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो ये सारा डिटेल ऑब्जर्वेशंस दिए उन्होंने कि, और फिर रूल 16 थर्ड ऑफ CCA रूल्स के बारे में बताया कि एनालिटिकल अप्रोच को पहले अंडरस्टैंड करना चाहिए। 2 लिम्स हैं इसके रूल 16। पहला कि सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पर बताया गया था इस रूल में कि इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट में, कि ये एक्सपीडियंट नहीं है कि कोई इंक्वायरी होल्ड की जाए। और सेकेंड लिम्ब जो इनेबल्स करता है डिसिप्लिनरी एक्शन का, और कि जो सर्कमस्टांसेस केस को कंसिडर करते हुए ऑर्डर जो दिया जाता है एज डीम्स एंड फिट। अगर लगता है कि ये इंक्वायरी के लिए, मतलब जो इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी स्टेट में इंक्वायरी कंडक्ट करना ठीक नहीं है, तो मतलब एक्सपीडियंट नहीं है कि होल्ड इंक्वायरी इन मैनर जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया गया CCA रूल में, तब लेकिन वो इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट होना चाहिए। अब फिर दूसरी जजमेंट्स थी तुलसीराम पटेल की जजमेंट्स पर रिलाई किया, और उसमें भी यही इश्यूज थे डिस्कस किए गए थे, और ये बताया था कि जो पावर्स हैं वो आर्टिकल जो बताया गया CCS रूल्स के, वो आर्टिकल 311 कॉन्स्टिट्यूशन का भी यही बताया गया है कि एक सेकंड प्रोविजन भी यही कहता है कि रूल 14 जो रेलवे सर्वेंट रूल्स थे, कि जो उस जजमेंट में बताया था कि जब पैरामेट्रिया ऑफ द रूल 16 सब पार्ट 3 ऑफ CCS रूल्स, तो मींस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने भी ये बताया था कि ये जो रूल CCS रूल्स हैं 16 सब पार्ट 3 ऑफ CCS रूल्स, ये पैरामेट्रिया है, मींस आइडेंटिकल है जो रूल्स जो आर्टिकल 311 सब पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में है। तो मींस कि नेचुरल जस्टिस का जो है वो प्रिवेल होना चाहिए, कि मींस आदमी को अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर तो वही सर्कमस्टेंसेस से डिराइव होते हैं सेकंड प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 311 सब पार्ट 2 में। तो कोर्ट ने कहा कि ये बेयर परसूअल्स होने के बाद यहाँ से रिवील होता है कि ट्राइब्यूनल ने क्वेश्चन को कंसिडर किया था, और सिर्फ वहाँ तक कन्फाइंड नहीं किया था रूल 16 सब पार्ट 3 ऑफ CCS रूल्स, बट आल्सो ये भी कंसिडर किया था कि सोर्स ऑफ पावर जो डिराइव की है सेकंड प्रोविजन ऑफ आर्टिकल्स 13 सब पार्ट 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि एक्सपीडियंट टू होल्ड एन इंक्वायरी जो कि एज प्रोवाइडेड CCS रूल्स, तो उसको कंसिडर किया गया है एज पर द सेटिस्फेक्शन टू दी एक्सपीडियंसी और एक्सपीडियंसी हैज टू बी रीच्ड ऑन द बेस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। जब इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट हाई है, बीच का जो मैटर है, तो क्या उसमें ये एक्सपीडियंट टू होल्ड एन इंक्वायरी बनता है कि CCS रूल्स में कंसिडर किया गया था। अगर तो फिर इसमें मीनिंग है स्कोप ऑफ सिक्योरिटी को एनालाइज किया यहाँ पर कोर्ट ने। वो एक जजमेंट आई थी तुलसीराम पटेल की, और यहाँ पर ऑब्जर्व किया था कि एक्सप्रेशंस लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट जो है वो डिफरेंट एक्ट्स में यूज किए गए हैं। पब्लिक ऑर्डर जो है वो ग्रेवर होता है एज पर द लॉ एंड ऑर्डर, और इसके जो ये अफेक्ट करता है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को, और एंड द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट जो है जो कि वो ज़्यादा ग्रेवर है पब्लिक ऑर्डर से। तो एक्सप्रेशन सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट का कहीं मीनिंग डज नॉट मीन कि सिक्योरिटी ऑफ द एंटायर कंट्री ऑफ द होल स्टेट।
तो ये इंक्लूड होता है इन द इंक्लूड्स द सिक्योरिटी ऑफ द पार्ट ऑफ द स्टेट। तो ये एनालिटिकल जो जजमेंट आई थी उसको एनालाइज किया था कोर्ट ने, और तुलसी राम की जो जजमेंट आई थी टी.आर. चैपलन की सुप्रा एक और जजमेंट से उस पर रिलाई किया। ओवरऑल कंक्लूजन ये निकाल के आया कि जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो परफेक्टली जस्टिफाइड थी इन कास्टिंग सस्पिशंस कि ऑन द ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, रिलायबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस इन द व्यू ऑफ द फैक्चुअल सिचुएशन ऑन द अबव केस, जो उन्होंने काउंटर एफिडेविट में दिया था। तो स्टैंडर्ड जो था कि जो पिटिशनर की जो अनऑथराइज्ड एसोसिएशन थी फॉरेन इंस्टीट्यूशन से, स्पेशली इन द एरिया ऑफ द प्रपल्शन, जो कि एक स्ट्रेटेजिक रिसर्च है और डेवलपमेंटल सब्जेक्ट है in the organization or on the basis on which the national rocketry and ambitions launch जो है various projects हैं जो advance हो रहे हैं, जो कि matter of concern है for the security of the state के लिए। तो इस तरह के जब इस तरह के acts और conducts अक्कर होते हैं scientist in sensitive and strategic organization, तो decision जो है impose करना कि dismissal of the services करना, ये इसको illegal नहीं कहा जा सकता है। तो ये और एब्सोल्युटली अनवारंटेड। तो मींस हम कोर्ट ने कहा कि हमें कोई रीजन नहीं बनता है कि जो जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट की थी जिसमें डिसमिसल किया गया था, उनके पिटीशन को डिसमिस किया था, जिसमें चैलेंज किया गया था ऑर्डर को, ट्राइब्यूनल को, कि इसमें किसी तरह की इंटरफेरेंस की रिक्वायरमेंट है अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसलिए अपील फेल होती है और इसलिए अकॉर्डिंगली डिसमिस कर दी गई इस अपील बिना किसी कॉस्ट के। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि समय समय पर और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत